हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 7th नंबर का। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने 11th क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज मैं उसी के आगे आपको जो है अब 14 क्वेश्चन और कराने वाला हूं, ठीक है ना। टोटल हमें 25 क्वेश्चन का एक पूरा सेट लेकर के चलना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो आपका CUET का जो मई में पेपर होगा UG का, उसमें आपका जनरल टेस्ट का जो पार्ट है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग और आपका जो है जनरल नॉलेज। तीनों से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे और 75 में से आपको 60 करना है, 15 आपको लेफ्ट करना है। वो कौन से 15 आपको लेफ्ट करने हैं वो आपको डिसाइड करना है कि मैथ में करना है कि रीजनिंग में करना है कि आपका जो है जनरल नॉलेज में करना है। तो भाई रीजनिंग में तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। बस जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, उसको पढ़ते जाइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे करना वैसे करते जाइए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्योंकि देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट तैयार किया उसमें ये एक भी आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी हो, और केवल प्रैक्टिस टेस्ट नहीं, ये तो मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया कि भाई आपकी किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस टेस्ट के साथ साथ उसका डिटेल्ड सोल्यूशन, केवल ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया और उसका आंसर नहीं, उसका जो है आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया उस टॉपिक को भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, ताकि आपकी कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। और केवल एक बार नहीं, जितनी बार वो क्वेश्चन पूछा जाएगा उतनी बार हम उस टॉपिक को समझेंगे, ताकि आपके दिमाग में वो टॉपिक एकदम बैठ जाए, ताकि जब आपके एग्जाम में या तो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं बता रहा हूं वो आ जाएगा भाई, तो बहुत अच्छी बात है, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जरूर कर पाएंगे। क्योंकि भाई जब टॉपिक आपका क्लियर होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि भाई रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो दिमाग में हमें बताते हैं रीजनिंग, सर रीजनिंग क्यों आती है हमारे पेपर में, रीजनिंग का तो कोई काम भी नहीं है। तो भाई देखो ऐसा है कि रीजनिंग इसलिए आती है कि आपका IQ लेवल चेक करने के लिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, कि आप कितना जल्दी किसी चीज को रिकवर कर पाते हैं, सोच पाते हैं। कोई चीज आपके सामने आई, आपने उसका तुरंत आंसर दे दिया। भाई रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग तो एक थिंकिंग है, एक लॉजिक है, ठीक है ना। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपने आंसर कुछ और दिया, आंसर कुछ और था, कई बार ऐसा होता है ना। तो वहां पर यह चीज नहीं कि आपका आंसर गलत है, आप जो सोच रहे हैं वो लॉजिक, भाई जो एग्जामिनर ने सोच के लॉजिक दिया है वो लॉजिक आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपका आंसर ठीक था, आपका लॉजिक ठीक था, लेकिन जो एग्जामिनर ने सोचा वो लॉजिक जब आप पकड़ लेंगे तब आपको जो वहां पे आंसर मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि आपने उसके लॉजिक को पकड़ लिया। तो रीजनिंग केवल एक लॉजिक है, केवल एक थिंकिंग है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट होता तो शुरू से आपको पढ़ाया जाता, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, तो ये सारी ये आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। और जनरल टेस्ट में जो मैथ है कि वो जनरल मैथ आनी है, ठीक है ना, जिसे जनरल एप्टीट्यूड मैथ कहते हैं, ठीक है ना, जो आपकी अर्थमेटिक में आती है, तो वहां से मैथ में पूछा जाएगा। रीजनिंग में भी जो है, अब रीजनिंग तो भाई देखो एक होती है, अब उसमें जो है हाँ 2 पार्टों में डिवाइड होती है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। सॉरी, नॉन वर्बल को हम पिक्चर रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, जहां पे कुछ डायग्राम्स बने होते हैं और उसके आधार पे आपको करना होता है। तो आपसे सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम लोग भी हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करने वाले हैं। किस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, क्वेश्चन भी और उसका डिस्कशन भी। जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा का पूरा ब्रीफ डिस्कशन, ताकि टॉपिक भी तैयार और आपका क्वेश्चन भी तैयार। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और अभी तक जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जरूर देख ले। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये इसका 7th टेस्ट का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
और आज जो है हम उसी के आगे 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अच्छी इसकी नंबरिंग 1 से है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, ये आपका दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज LATE इज रिटन एज $% हैज एट द रेट एंड वाइड इज रिटन एज कॉपीराइट ट्रायंगल एट द रेट, हाउ विल डायल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। अच्छा एक मिनट यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका यहां पर एक जो वाइड में 4 अल्फाबेट है ना, वाइड में जब 4 अल्फाबेट है तो यहां भी 4 सिंबल होने चाहिए, यहां पे तो 3 ही सिंबल है। एक सिंबल यहां पे आप बढ़ा लीजिए स्टार, यहां पे एक सिंबल आप बढ़ा दीजिए स्टार, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये कोई सिंबल नहीं है, ये यहां पर कोई सिंबल नहीं है, तो यहां पर हिंदी में जो लिखा उसमें भी एक स्टार बढ़ा दीजिए, यहां पे स्टार और आएगा, ठीक है। तो क्या देखो वाइड इज रिटन एज स्टार कॉपीराइट ट्रायंगल एट द रेट, हाउ विल डायल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में LATE को $% हैज एट द रेट और वाइड को स्टार कॉपीराइट ट्रायंगल एट द रेट लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में डायल को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। अभी आपको देना है कि भाई ABCD में कौन सा आंसर आपका सही है। तो जरा यहां पर एक चीज समझें भाई, जैसे ही बात आती है कोडिंग डिकोडिंग की तो बात आती है अल्फाबेट की, तो बात होती है अल्फाबेट की, और जैसे ही बात होती है अल्फाबेट की तो हम बात करते हैं अल्फाबेट के कोड की। लेकिन यहां पर जो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर अल्फाबेट को रिप्रेजेंट किया गया है सिंबल के द्वारा। तो अब आप अल्फाबेट के कोड की बात नहीं करेंगे। यहां पर देखो जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायल, DIAL का कोड क्या होगा, ये डायल वर्ड भी इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर बना है। देखो D भी वाइड में आया है, I आपका वाइड में आया है, A आपका लेट में आया है, L आपका लेट में आया है। तो जो डायल वर्ड ये बना है ना, ये इन्हीं दोनों के वर्ड के अल्फाबेट से मिलकर बना है। तो जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे कभी भी पूछा जाता है, कभी सिंबल दिया गया हो, तो आपको कभी भी अल्फाबेट के कोड की बात करनी ही नहीं है। डायरेक्ट आप वहां पर देखिए कौन से अल्फाबेट के लिए कौन सा सिंबल आया है। जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो पहले लेट दिया गया है LATE, ठीक है ना। अब देखो लेट के लिए अगर हम देखें तो किस सिंबल का प्रयोग किया गया है, डॉलर का, देखो ठीक है ना। A के लिए तो A के लिए %, T के लिए क्या आएगा आपका हैज, T के लिए आपका आ जाएगा हैज, और E के लिए आ जाएगा एट द रेट। अब देखो E जहां अगर आगे भी E कहीं पर आएगा तो उसके लिए भी एट द रेट ही रहेगा। देखिए जैसे वाइड में E आया है, अब जैसे वाइड में E आया है WIDE, वाइड में आपका E आया है, तो यहां पर देखो E के लिए एट द रेट ही आएगा, E के लिए एट द रेट ही आएगा, अलग सिंबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर भाई अलग अलग सिंबल हो जाएंगे तो आप एक चीज समझो, अगर कहीं मुझे ई का कोड लिखना पड़ेगा तो फिर मेरे सामने एक समस्या आएगी भाई कि ई का कोड में क्या लिखूं, ई का कोड में क्या लिखूं। इसलिए जो है जो भी यहां पे सिंबल प्रयोग होगा, अगर वो अल्फाबेट 4 बार रिपीट होगा तो भी उसके लिए सेम सिंबल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। अब देखो वाइड में W के लिए क्या है आपका स्टार है, I के लिए क्या है आपका कॉपीराइट है, और D के लिए क्या है आपका ट्रायंगल है, D के लिए क्या है आपका ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है डायल का, DIAL, क्या पूछा गया है डायल। अब देखो डायल इन्हीं अल्फाबेट से मिलकर बना है कि नहीं मिला। D का क्या है आपका ट्रायंगल, तो यहां डायरेक्ट आप रख देंगे ट्रायंगल, क्या रख देंगे ट्रायंगल। I के लिए क्या है आपका कॉपीराइट, तो यहां I के लिए रख देंगे आप कॉपीराइट। A के लिए देखो क्या है, A के लिए है %, तो यहां % आ जाएगा, और L के लिए है डॉलर, तो यहां डॉलर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ट्रायंगल, कॉपीराइट, %, डॉलर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ट्रायंगल के बाद कॉपीराइट, 2 ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखो % के साथ डॉलर आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
ट्रायंगल, कॉपीराइट, परसेंटेज और डॉलर। तो समझ में बात आई। अगर कभी भी आपसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं जहां पर अल्फाबेट को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर आपको अल्फाबेट की कोड की बात करनी ही नहीं है, केवल इतना देखना है। और जब भी आएगा, हमेशा अगर कभी भी सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो वर्ड इन्हीं अल्फाबेट से, इन्हीं वर्डों के अल्फाबेट से मिलकर बना होगा, ठीक है। जैसे डायल इन्हीं दोनों वर्ड के अल्फाबेट से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि उस अल्फाबेट के लिए क्या सिंबल प्रयोग किया गया है, डायरेक्ट यहां से लेना, डायरेक्ट यहां पे रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर से पूछा गया है। काउंटिंग ऑफ फिगर से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब ये आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है इसमें कितने ट्रायंगल हैं। 24 है, 14 है, 28 है कि 20 है। तो अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए, हमको फिगर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जो कुछ कॉन्सेप्ट हमें पता है वो कॉन्सेप्ट पहले हमें अप्लाई करना है। जैसे यहां पे अगर आप देखें तो ये जो है आपको एक जो है, ये आपको एक क्या दिखेगा, ये आपको एक दिखेगा स्क्वायर दिखेगा, देखो ये वाला, ये आपको एक स्क्वायर दिखेगा, ठीक है ना। इस स्क्वायर को कुछ नाम दे देते हैं, इसे नाम दे दिया, इसका क्या दे दे, पी क्यू आर दे दो। ये पी, ये क्यू, यहां पे आर दे दो, यहां पे एस दे दो, ठीक है। ये पी क्यू आर एस हो गया, ये है आपका इस प्रकार से। तो पी क्यू आर एस। अब देखो एक चीज जरा समझो, अगर कभी भी स्क्वायर ऐसा बना हो, एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर स्क्वायर आपका इस प्रकार से बना हो, इसमें दो आपके जो है डायगोनल हो इस प्रकार से, ठीक है ना, तो आपको उस पे कैसे किस प्रकार से ट्रायंगल को काउंट करना है, आपको क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर लेनी है, या फिर पहले काउंट करके देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 4 ट्रायंगल तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो एक ये लाइन दो ट्रायंगल बनाएगी, एक ये लाइन दो ट्रायंगल बनाएगी, देखो 1 2 और 3 4 मिलकर के बनाएगी, नहीं बनाएगी। इसी प्रकार से ये लाइन भी दो ट्रायंगल बनाएगी, 1 2 3 मिलके 1 1 4 मिलकर के। तो देखो कितने हो गए टोटल, 4 ट्रायंगल तो ये हो गए। 2 ट्रायंगल जो है इस लाइन ने मिलके बनाए और 2 ट्रायंगल इस लाइन ने मिलके बनाए, तो 4 और 4 ट्रायंगल ये हो गए, तो 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये तो पूरा काउंटिंग का तरीका हो गया। डायरेक्ट कैसे करना है आपको, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करने से आपने नंबरिंग कर दी, जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्या है इसमें 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा 8। अगर इसमें जो है यहां पे और भी खाने होते उसकी हम नंबरिंग कर लेते, जो लास्ट नंबर आता उसका 2 से हम क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो आपको वहां पर टोटल ट्रायंगल मिल जाते। जैसे यहां पर देखिए टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 8 हैं। अब इसी प्रकार से हम इसको भी जो है हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, हम इसको भी क्या कर लेते हैं, पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस को। सबसे पहले हमने ले लिया पी क्यू आर और पी क्यू आर एस को, सॉरी किसको ले लेते हैं, पी क्यू आर एस को, अरे पी क्यू आर एस को वहां पे लेना, इरेजर बार बार आ रहा है जो है, यहां पे जो है पी क्यू आर एस को अगर हम ले लें तो आप देखेंगे यहां पे ये एक क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। जब इस प्रकार से बनेगा तो उसकी हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका जो है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे तो 8 ट्रायंगल ये हो गए। इसी प्रकार से अगर आप इस वाले को लेते हैं, इस वाले पार्ट को, अगर आप इस पार्ट को लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप इस पार्ट को लेते हैं, देखो ये पार्ट भी आपका बनेगा, ये पार्ट, ठीक है ना, इस पार्ट को आप लेते हैं, इस पार्ट को भी लेते, अभी तो आपने ये पार्ट लिया, ये वाला, अभी आपने ये वाला पार्ट लिया, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये पार्ट लिया अभी आपने, ठीक है। अब आप ले रहे हैं इस पार्ट को, इस पार्ट को कुछ नाम दे दीजिए यहाँ पे,
जैसे आपने यहाँ पे दे दिया क्या इसको EFG और इसको नाम दे दीजिए यहाँ पे H, ठीक है ना। तो अब जरा देख लो भाई, अगर हम यहाँ पे लेते हैं EFGH को, EFGH को जरा ले लेते हैं, तो ये भी एक आपका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा कुछ इस प्रकार से। इसकी भी जरा नंबरिंग कर लीजिए, इसकी भी जरा नंबरिंग कर लीजिए। तो 1 2 3 4, यहाँ भी हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, यहाँ भी हो जाएगा आपका 4 2 जा 8। तो देखो यहाँ पर आपके जो है ये तो ट्रायंगल कितने हो गए भाई, अगर मैं बात करूँ टोटल ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूँ टोटल ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूँ टोटल ट्रायंगल की, तो आपने कहा कि भाई 8 + 8 तो ये हो गए, 16 तो यही हो गए। अब जरा उनकी बात कर लेते हैं जो इसमें छुपे रुस्तम है। अब हम उनकी बात करते हैं जो इसमें छुपे रुस्तम है। जैसे यहाँ पर देखो, अब देखो अगर इसके अलावा हम देखें तो देखो 1 2 3, जहाँ पे H लिखा है ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है ना, ये हो गए। तो 6 ट्रायंगल आपके ये हो गए, 6 ट्रायंगल आपके ये हो गए, ठीक है ना। आगे जरा काउंट कर लो कितने हैं। अब भाई अब मेन चीज वही है कि आपको छुपे रुस्तम वाले ढूंढने हैं, जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन अब मेन चीज क्या है, छुपे रुस्तम ट्रायंगल को खोजना, जो इसमें छुपे हुए हैं जरा उनको चेक करते हैं। देखो अब देखो एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल आपको ये दिखेगा, ये वाला, ये ट्रायंगल दिखेगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो उसी के एक क्रॉस में भी आपको ट्रायंगल दिखेगा ये वाला, उसी के जस्ट क्रॉस में दिखेगा ट्रायंगल ये वाला, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये 2 ट्रायंगल ये हो गए, 2 ट्रायंगल ये हो गए आपके, 2 ट्रायंगल ये हैं, तो 2 यहां पे और ऐड कर दीजिए, 2 ट्रायंगल और ऐड कर दीजिए, प्लस कितने हो गए जरा देखो, इसको काउंट भी करते चलो, 8 8 16, 16 और 6 हो जाएगा 22, 22 हो गया 24। अब देखिए जरा और देखिए, और कुछ कोई ट्रायंगल तो नहीं बचा, आपने कहा बिल्कुल देखो बचा है, अभी ये ट्रायंगल होगा आपका, अभी आपका ये ट्रायंगल होगा कौन सा, देख लो जरा भाई, ये ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल अभी ये है, ये एक ट्रायंगल अभी आपका ये है। अगर इसकी मैं नंबरिंग कर दूं, अगर इसकी मैं नंबरिंग कर दूं, देखो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैं ले लेता हूं क्या 7, यहाँ पे 8, ये मैंने आपके लिए नंबरिंग की है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक आपका 178 बनेगा, 178 बनेगा, ये 3 नंबर से मिलके, एक ये और एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक कौन सा बनेगा, तो आपने कहा 786 बनेगा, 786 बनेगा। देखिए एक बनेगा आपका 178, एक बनेगा 786, 2 ट्रायंगल ये हो गए। इधर भी जरा आ जाओ, इधर भी जरा आ जाओ, तो आपने कहा यहां पर भी देखो, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है आपका। अगर इसकी मैं नंबरिंग कर दूं और यहां पे इसको नंबर दे देता हूं, क्या इसको नंबर देता हूं 3, यहां पे 7 8 हो गया, इसको 9 और इसको देता हूं 10। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल आपका बनेगा 3 9 10 को मिला के, 3 9 और 10 को मिला के, और एक ट्रायंगल बनेगा आपका 2 9 10 को मिला के, 2 9 और 10 को मिला के। तो 4 ट्रायंगल ये हो गए, 4 ट्रायंगल ये हो गए, तो टोटल हो जाएंगे 28। 4 ट्रायंगल ये हो गए तो टोटल हो जाएंगे आपके 28। बात मेरी समझ में आई भाई? पहले हमने PQRS को ले लिया तो यहां से हमें 8 ट्रायंगल मिले, हमने इसको ले लिया EFGH को तो यहां से हमें 8 ट्रायंगल मिले, 16 ट्रायंगल तो यही हो गए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर जो छुपे रुस्तम ट्रायंगल हैं तो 6 ट्रायंगल तो ये थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसके बाद देखो इस लाइन से एक ट्रायंगल ये 178 को मिला के बना, एक ये बना 786 को, तो 2 ट्रायंगल यहां से हो गए। इसी प्रकार से 2 9 10 को मिला के बना और 3 10 9 को मिला के बना, 2 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल ये हो गए, तो टोटल हो गए आपके 28 ट्रायंगल। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट से। किस टॉपिक से पूछा गया है? ये पूछा गया आपसे सीटिंग अरेंजमेंट से।
क्वेश्चन कह रहा है कि 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. एफ इज बिटवीन ए एंड डी, सी इज बिटवीन ई एंड बी, E is not between D and C. D is second to the left of C. Who is between A and C? 6 मित्र A, B, C, D, E और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं. F A और D के बीच में है, C E और B के बीच में है, E D और C के बीच में नहीं है, D C के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ए और सी के बीच में कौन है आपको बताना है. बी है कि ई है कि डी है कि सी है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कुलर अरेंजमेंट की, भाई सिटिंग अरेंजमेंट की जब बात आती है तो हम 3 प्रकार का अरेंजमेंट पढ़ते हैं. अरेंजमेंट मतलब हो गया बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब हो गया बैठने की व्यवस्था. जैसे आप अपने घर में कोई फंक्शन अरेंज करते हैं तो सबसे पहले बात होती है कि बैठने की व्यवस्था क्या होगी, लोग बैठेंगे कैसे. अब जैसे आपने कह दिया भाई लोग सर्कल में बैठेंगे तो वो हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट. लोग एक लाइन में बैठेंगे कि एक लाइन होगी उसमें लोग बैठेंगे तो वो हो गया लीनियर अरेंजमेंट. अब जब लाइन में लोग बैठेंगे तो भाई जैसे लाइन में शुरुआत होगी कहीं ना कहीं लाइन की, एक जगह खत्म भी होगी. अब जो है जहां से चाहे वो लाइन हो, चाहे कोई क्लास की लाइन हो, ठीक है ना, जहां से वह शुरू होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जहां पे लाइन खत्म होती है उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं. लाइन में जो लोग बैठेंगे उनका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे, जो हमारा आपका लेफ्ट राइट है. क्योंकि जब हम उसको बनाते वहां पे इसको जो है बनाना है आपको कॉपी में, तो मैंने आपसे बार बार यही चीज कही है, कभी भी आप किसी को बनाइए तो आप ये मत सोचिए कि वो आपकी तरफ देख रहा है, आप ये सोचिए कि वो आपकी तरह देख रहा है. और अगर आपकी तरह वो देख रहा है तो फिर आपका लेफ्ट राइट मेरा लेफ्ट राइट सेम हो जाएगा. जैसे मैं हूं, मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मेरा लेफ्ट राइट और आपका लेफ्ट राइट डिफरेंट है, बात सही है, ठीक है ना. जब आपका लेफ्ट है वो मेरा राइट है, जो आपका राइट है वो मेरा लेफ्ट है. लेकिन अगर मेरा भी चेहरा आपकी तरह हो जाए, मैं भी बोर्ड की तरफ देखने लगूं, तो मेरा लेफ्ट राइट आपके लेफ्ट राइट के समान हो जाएगा. तो सिटिंग अरेंजमेंट में मेन जो कॉन्सेप्ट है वो लेफ्ट राइट का ही है. तो अब जरा देखो यहां पर अगर बात हम सर्कल की करते हैं, बात अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट की करें, बात अगर हम सर्कल की करें तो सर्कल देखो इस प्रकार से सर्कल सबसे पहले हमने बना दिया. अब यहां पर 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि सबका चेहरा सेंटर की ओर हो और एक होता है कि सबका चेहरा सेंटर के बाहर की तरफ हो, ठीक है ना. अगर यहां पर क्वेश्चन में ये ना दिया गया हो कि चेहरा सेंटर की ओर है कि सेंटर से बाहर की तरफ है, तो आपको ये मान के चलना है कि चेहरा सेंटर की ओर है. क्लियर है. अगर ये ना दिया जाए कि भाई चेहरा सेंटर की तरफ है कि सेंटर से बाहर की तरफ है, तो आपको हमेशा कहां मान के चलना है, सेंटर की तरफ मान के चलना है. अब यहां पर देखो कि जैसे ये लोग इस प्रकार से बैठे हैं, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है. हम लोग 8 लोग लेके चल रहे हैं. अभी मैं आपको इसमें लेफ्ट राइट बताने वाला हूं कि लेफ्ट राइट किस प्रकार से आपको लेना है. ये सेंटर पॉइंट हो गया, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है, सब लोग इस प्रकार से बैठे हैं, ठीक है ना, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है, इस प्रकार से जो है लोग बैठे हुए हैं. तो ये इतना काम आपने कर लिया. जैसे आपसे कहा जाए भाई एक सर्कल में 8 लोग हैं, 8 मित्र हैं और सभी जो है सेंटर की ओर चेहरा करके बैठे हैं, आपने सर्कल बना दिया, 8 लोग जो है इस प्रकार से आपने बैठा दिए, इतना काम कर दिया. अब यहां पर हमें समझना है लेफ्ट कैसे लेंगे, राइट कैसे लेंगे, जरा समझिएगा. देखिए सेंटर की तरफ जब चेहरा है तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एक घड़ी है, ये एक घड़ी है. तो घड़ी जब क्लॉकवाइज घूमती है तो राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होता है. लेकिन जो सर्कल होता है घड़ी के जस्ट अपोजिट होता है. तो जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमेशा उस व्यक्ति का आप लेफ्ट लेंगे, हमेशा उस व्यक्ति का आप लेफ्ट लेंगे अर्थात बायां लेंगे. जैसे यहां पे अगर मैं कहूं कि यहां पर ए बैठा है, यहां पर ए बैठा है और ए के बाएं, ए के बाएं मतलब लेफ्ट में दूसरा आपका बी बैठा है, ए के लेफ्ट में दूसरा आपका बी बैठा है, तो ए का लेफ्ट किधर होगा, इधर की तरफ. ये क्लॉकवाइज में हमेशा लेफ्ट होगा. तो यहां पर बी बैठेगा, यहां पे कौन बैठेगा, आपका बी बैठेगा. तो बी जो है वह ए के लेफ्ट में हो गया, ए कहां है, बी के राइट में.
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या लेते हैं, राइट। बात मेरी समझ में आ गई। तो जो सर्कल होता है वो घड़ी के जस्ट विपरीत होता है कि क्लॉकवाइज में हमेशा क्या लेते हैं हम, लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, राइट। क्लियर है। कब, जब सबका चेहरा कहां होगा, सेंटर की तरफ होगा। अगर सबका चेहरा सेंटर से बाहर की तरफ होगा तो क्लॉकवाइज में राइट और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में कितने लोग हैं, 6 मित्र हैं। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, एक सर्कल खींचा इस प्रकार से, 6 दोस्त हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इस प्रकार से हमने बना दिया। आप किसी को भी कहीं से भी बैठाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है, घूम के तो वहीं पर उसको आना है। तो सर्कल अरेंजमेंट में यह आसानी होती है कि जहां से क्वेश्चन स्टार्ट है वहीं से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे यहां पे देखो क्या कह रहा है शुरुआत से क्वेश्चन कि 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, एफ इज बिटवीन ए एंड डी। देखो यहां पे मैंने एफ को बैठा दिया, शुरुआत लाइन कह रहा है कि एफ इज बिटवीन ए एंड डी, तो मैंने यहां पे एफ को बैठा दिया। अब देखो एफ अगर यहां है तो ए यहां होगा, डी यहां होगा, होगा कि नहीं होगा, ए और डी की स्थिति बदल सकती है। ए को मैं यहां ला सकता हूं, डी को मैं, ये तो मैंने अपने हिसाब से माना है, ये मैंने अभी माना है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन एफ की स्थिति क्लियर है, एफ की स्थिति क्लियर है। ए और डी की स्थिति बदल सकती है, ए यहां आ सकता है, डी यहां आ सकता है, क्योंकि अभी इनकी स्थिति कंफर्म नहीं है। और जरा आगे पढ़े, देखिए क्या दिया है, फिर दिया है कि सी इज बिटवीन ई एंड बी, ठीक है, सी इज बिटवीन ई एंड बी, तो आपने यहां पे सी को रखा, यहां पे ई को रखा, यहां पे बी को रखा। फिर वही बात आती है कि ई और बी की स्थिति बदल सकती है, ई यहां आ सकता है, बी यहां आ सकता है। आगे दिया कि ई इज नॉट बिटवीन डी एंड सी, ई इज नॉट बिटवीन डी एंड सी। अब एक चीज देखो, यहां पे अगर मैं ई को रखता हूं, अगर मैं यहां पे ई को रखता हूं तो, और यहां पे मैं बी को रखता हूं, यहां पे मैं बी को रखता हूं, तो ये हो जाएगा जो ई वो सी और डी के बीच में हो जाएगा। और भाई जो हमें सीटिंग अरेंजमेंट करना है ना, वो करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। और यहां पे कहा गया कि जो ई है वह सी और डी के बीच नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर यहां पे आपका ई नहीं हो सकता। तो अब ये क्लियर हो गया कि यहां पर आपका कौन होगा, यहां पे आपका डी होगा, नहीं यहां पे आपका बी होगा, सॉरी, यहां पे आपका बी होगा और यहां पे ई होगा, क्योंकि जो ई है वह सी और डी के बीच में नहीं है। आगे कह रहा है कि सी डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो देखो है डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, देखो यहां पे है सी के जो डी है वह सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो आपने कहा बिल्कुल है। देखो अगर अब देखो डी की भी स्थिति क्लियर, हम डी को भी नहीं यहां से हटा सकते, हम यहां से डी को नहीं हटा सकते। अगर हम यहां से डी को हटाते हैं, सपोज करो हम यहां पे ए को ले आए, तो फिर सी डी जो है वह सी के कहां हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में राइट होता है। तो हम डी को यहां पर नहीं बैठा सकते, डी यहीं पर बैठेगा, डी यहीं पर बैठेगा, ए यहीं पर बैठेगा, ठीक है ना। क्लियर है कैसे, क्योंकि अगर हम डी को यहां पर बैठाते हैं तो फिर वह सी के राइट में हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में जो डी है वो सी के लेफ्ट में है, इसलिए जो है हम यहां पर इसको डी को यहां पर नहीं बैठाएंगे, डी यहीं पर रहेगा। तो कुछ रहा कि ए और सी के बीच में कौन है, तो ए और सी के बीच में कौन है, ई है, तो आंसर यहां पे ई हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर होगा, ठीक है। ए और सी के बीच में देखिए कौन है, ई है, तो ये तो पूछ रहे थे ए और सी के बीच में कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ई। तो समझ में आया, बहुत आसान है, बस एक बार आपको सही से लेफ्ट राइट लेना कैसे वो समझ में आ जाए ना, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चनों को। तो समझ में आया, अगर सेंटर की तरफ है चेहरा तो क्लॉकवाइज में लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज में राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका रैंकिंग से पूछा गया है, रैंकिंग टेस्ट से।
ठीक है। क्वेश्चन है कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट अनिल इज 7th फ्रॉम लेफ्ट वाइल सुनील इज 18th फ्रॉम राइट, बोथ ऑफ देम इंटरचेंज देयर पोजीशन सच दैट अनिल बिकम्स 21st फ्रॉम लेफ्ट, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। छात्रों की एक पंक्ति में अनिल बाएं से 7वें स्थान पर है जबकि सुनील दाएं से 18वें स्थान पर है। दोनों ने अपना स्थान इस प्रकार बदला कि अनिल बाएं से 21वें स्थान पर आ गया। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। अब देखो, अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन आपसे रैंकिंग से पूछा गया है, इंटरचेंज पोजीशन से। दो व्यक्ति हैं जो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि एक व्यक्ति की एक तरफ से 2 बार पोजीशन आपको दी जाती है। एक व्यक्ति की एक तरफ से 2 बार पोजीशन दी जाती है। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अनिल की पहले लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी है, अनिल की लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी है 7th। जब ये दोनों ने इंटरचेंज कर लिया तो देखो अनिल जो है, अनिल बिकम्स 21st फ्रॉम लेफ्ट। पहले 7 था, अब 21st हो गया। तो अब देखो इसमें कोई भी आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको डायरेक्ट आपको समझने की जरूरत है। जैसे अगर मैं कहूं तो कह रहा है कि अनिल लेफ्ट, अब लेफ्ट मतलब कहां से हो गया, शुरुआत से, टॉप से, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड कहां होता है आपका, शुरुआत, जहां से पंक्ति शुरू होती है। राइट हैंड साइड लास्ट, ठीक है ना। तो देखो यहां पे अनिल जो है, अनिल की मैं बात करूं तो अनिल जो है शुरुआत से, यहां पे ये अनिल है, अनिल जो है 7th नंबर पे है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक दूसरा बंदा है जो लास्ट से, राइट से, वो कौन है, सुनील। दूसरा बंदा है सुनील, ये 18th नंबर पे है, सुनील ये आपका 18th नंबर पे। एक चीज जरा मेरी बात समझिएगा, जब ये शुरुआत से 7th नंबर पे है तो इसके पीछे 6 बच्चे हैं। आपने कहा बिल्कुल, सुनील जब लास्ट से, जहां पे खत्म हो रही है पंक्ति, वहां से वो 18th नंबर पे है तो उसके पीछे 17th बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो जब इन दोनों ने आपस में अपना स्थान इंटरचेंज किया तो अनिल पहुंचा सुनील के स्थान पे, सुनील पहुंचा अनिल के स्थान पे, तो भाई अनिल भी आगे बढ़ेगा, सुनील इधर से आगे बढ़ेगा, दोनों अपने अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब ये अनिल पहुंच गया कहां, सुनील की जगह, अनिल पहुंच गया सुनील की जगह, देखो यहां से ये यहां पहुंच गया तो ये हो गया 21st। कौन, अनिल हो गया 21st। कहां से, शुरुआत से। पहले कितना था 7, अब कितना हो गया 21st। और एक चीज जरा बताइए कि सुनील भी तो यहां से यहां पर आएगा, सुनील भी तो यहां से यहां पर आएगा, तो सुनील यहां से यहां पर आया। अब अगर मुझसे पूछा था सुनील का जो है लास्ट से न्यू प्लेस क्या होगा, नया स्थान क्या होगा, तो भाई देखो 7 में कितना ऐड कर दें कि 21 हो जाए, आपने कहा 14। तो अगर मैं कहूं कि सुनील का लास्ट से न्यू प्लेस क्या होगा तो आपको क्या करना था, सुनील का जो है, अगर मैं कहूं कि सुनील का राइट हैंड साइड से नया स्थान क्या होगा, राइट हैंड साइड से, आर मतलब राइट हो गया, तो आपने कहा कि 18 + 14, 18 + 14 हो जाता तो 8 × 4 = 12 और 1 1 2 1 3 32 हो जाता। मतलब जब सुनील अनिल के स्थान पे आता था, क्यों, क्योंकि 7 से 21 हो गया, कितने प्लस हुआ, 14 प्लस हुआ ना। तो 14 जब इसमें प्लस हुआ तो सुनील में 14 प्लस होगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि सुनील का राइट हैंड साइड से नया स्थान क्या होगा, हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे। ऐसे क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो लास्ट से है, भाई जिसका स्थान एक तरफ से दिया गया होगा वो जब इंटरचेंज करेगा तो उसका लास्ट से स्थान पूछा जा सकता है, लास्ट से या शुरुआत से। एक व्यक्ति का 2 तरफ से स्थान एक तरफ से 2 बार स्थान दिया जाएगा। देखो दिया गया है अनिल का, ठीक है ना, तो यहां पे सुनील का स्थान लास्ट से पूछा जा सकता है, कितना हो जाएगा 32। एक पूछा जाता था इनके मिडिल में कितने बच्चे, इनके मध्य में कितने बच्चे होंगे, इन दोनों के मिडिल में कितने बच्चे हैं, तो जितना इंटरचेंज हो रहा हो प्लस, जितना आपने प्लस के उसमें 1 माइनस कर दीजिए, तो इनके बीच में 13 बच्चे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर हम बात करें, टोटल स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, देखो तो अनिल जो है जब सुनील के स्थान पहुंचे तो 21 नंबर पे आ गया, 21 नंबर पे आ गया।
और देखो सुनील के पीछे कितने बच्चे हैं, 17 हैं, 17 हैं तो 17 ये ऐड कर दो, 7 1 8 2 1 3, 38 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 38। अगर इनके बीच में कहते तो जो 14 प्लस हो उसमें 1 माइनस कर दीजिए, हमेशा जितना प्लस हो रहा हो उतने उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। यहाँ 14 प्लस हो रहा तो 1 माइनस, मतलब 13 इनके बीच में बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं आपके, 38 हैं। सुनील का राइट हैंड साइड से न्यू प्लेस कितना है आपका, 32 है। ठीक है ना भाई, यहां से पहले सुनील 18 पे था, अब ये भी तो यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका नया प्लेस में कितना स्थान हो जाएगा, 32। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे टोटल नंबर आप स्टूडेंट पूछे तो 38 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछा गया है किस टॉपिक से, रैंकिंग टेस्ट से। ठीक है, क्वेश्चन है कि 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो in decreasing order of their weight from left to right. Okay, A is heavier than only C, while B is heavier than both E and A. D is heavier than B. Who amongst the following is sitting exactly in center between them? 5 मित्र A B C D और E एक पंक्ति में बाएं से दाएं अपने वजन के घटते क्रम में बैठे हैं। ठीक है ना, ए केवल सी से भारी है। ठीक है ना, जबकि बी ई और ए दोनों से भारी है, डी बी से भारी है। तो निम्नलिखित में से कौन उनके ठीक मध्य में बैठा है? अब देखिए आपको इन क्वेश्चनों को करना कैसे है। पंक्ति में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट टू राइट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बैठे हैं, मतलब जो लेफ्ट में बैठेगा वो सबसे भारी होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में सबसे कम वाला होगा। अब देखो इसको हमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको क्या कैसे सॉल्व करना है, आपको जो है जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है। ठीक है ना, लेफ्ट राइट सब दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, यहां पर जो भारी होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो कम जिसका वजन कम होगा उसको हम नीचे रखेंगे। जैसे यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए इज हैवियर देन ओनली सी। अब देखो एक चीज देखो, कितने मित्र हैं, 5, ए बी सी डी और ई। तो ए केवल सी से भारी है, बाकी सबसे क्या होगा, छोटा होगा। बाकी सबसे क्या होगा, छोटा होगा, कम भारी होगा। तो आपने कहा कि ए केवल सी से भारी है, तो ए के यहां बनाया और सी को यहां बना दिया। और इसके ऊपर कौन कौन आएगा, इसके ऊपर आएगा बी एंड डी एंड ई। बात मेरी समझ में आ रही है। ए इज ओनली हैवियर देन सी, ओनली वर्ड लग गया ना, ए केवल सी से भारी है, बाकी तीनों से क्या है, कम भारी है। तो ए जो है सी के ऊपर बैठेगा, बाकी तीनों उसके ऊपर बैठेंगे। अब देखो आगे क्या कह रहा है, बी इज हैवियर देन बोथ ई एंड ए। ओके, डी इज हैवियर देन बी। अब देखो यहां पे कह रहा है कि जो बी है वह आपका ई और ए दोनों से भारी है, डी जो है वह बी से भारी है। डी किससे भारी है, डी आपका बी से भारी है। और जो बी है, बी आपका ए और ई दोनों से भारी है। ए केवल सी से भारी है, तो ई जो है वह ए से भी तो भारी होगा। अगर हम इन तीनों को मिला लें तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, डी। उससे कम भारी कौन हो जाएगा, बी। उससे कम भारी ई, उससे कम भारी ए, सबसे कम भारी कौन हो जाएगा, सी। अगर इनको आप पंक्ति में बनाते हैं तो देखो पंक्ति आप इस प्रकार से बनाएंगे, मैं आपको पंक्ति में बैठा के बता देता हूं। यहां पे आपका ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है आपका राइट हैंड साइड। ये क्या होता है आपका राइट हैंड साइड। 5 मित्र हैं तो 1 2 3 4 5। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, डी, फिर यहाँ पे आएगा बी, फिर यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा सी। तो मिडिल में कौन आ गया, मिडिल में कौन आएगा, मिडिल में आ जाएगा आपका ई। मिडिल में कौन आ जाएगा, ई। तो आंसर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। मिडिल में पूछ रहा है ना, तो मिडिल में होगा ई। सबसे कम भारी कौन है, सी। सबसे अधिक भारी कौन है, आपका डी। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में जरा देखते हैं भाई किस टॉपिक से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है, सर्कल अरेंजमेंट से। देखो ठीक है ना, किससे पूछा गया है, सर्कल अरेंजमेंट से।
6 person are sitting around a circular table. Ajay is facing Hemant, who is sitting to the left of Arvind and right of Sanjay. यहां पे who word को अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है ना। सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद, मनोज इज फेसिंग अरविंद, हु इज नाउ सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अजय का मुख हेमंत की ओर है, जो अरविंद के बाएं और संजय के दाईं ओर बैठा है। जो वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए। सुमन अरविंद के दाएं हैं, मनोज अरविंद के सामने हैं। अब मनोज के दाएं कौन बैठा है आपको बताना है। अरविंद है, अजय है, सुमन है कि नन ऑफ दीज है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी सर्कल की बात हो और ये ना दिया गया हो कि चेहरा सेंटर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, तो हमेशा आपको सेंटर की तरफ मानना है। अब यहां पर देखिए, आपने सर्कल खींचा, कितने लोग हैं? 6 लोग। तो आपने इस प्रकार से बना दिया 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहां पर एक बात समझिए, मैंने एक वर्ड को यहां पे अंडरलाइन करवाया आपसे, हु, या हिंदी में कहें तो जो वर्ड है। तो जो ये जो वर्ड है ना, जो ये हु वर्ड है, ये हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। तो यहां पर जरा एक चीज समझना कि अजय इज फेसिंग हेमंत, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय। तो जो बाकी की बात दी गई है वो अजय के लिए नहीं दी गई, वो हेमंत के लिए दी गई है। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि जो बाकी बात आपको बताई गई है कि अजय इज फेसिंग हेमंत, अजय इज फेसिंग हेमंत, ये तो ठीक है। आगे जो लिखा कि हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय, तो अरविंद के लेफ्ट में और संजय के राइट में अजय नहीं होगा, कौन होगा? हेमंत होगा। तो जो आपका हु वर्ड होता है, जो वर्ड आता है, वो हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए 6 व्यक्ति हमने ऐसे बैठा दिए। अब देखो यहां पे कह रहा है अजय इज फेसिंग हेमंत, तो आपने कहा यहां पे अजय हो गया, कहीं भी आप बैठा सकते हैं, कहीं बैठा लीजिए। अब जब अजय का चेहरा हेमंत के सामने है, तो अगर अजय यहां पर है तो यहां पे डायरेक्टली मैं हेमंत को बैठा दूंगा। भाई अगर अजय यहां पर है तो यहां पे कौन बैठेगा? हेमंत। आपको याद है कि भाई सर्कल की बात हो रही है, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है, तो क्लॉकवाइज में राइट, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट लेंगे, क्लियर। अब जरा आ जाइए यहां पर, देखिए क्या कह रहा है कि अजय इज फेसिंग हेमंत। अजय यहां बैठा है तो हेमंत, अगर अजय मैं यहां बैठा था तो हेमंत यहां आता, अजय यहां तो हेमंत यहां, मैंने यहां बैठा है तो हेमंत को मैंने यहां बैठा। आप कहीं भी बैठा सकते हैं, आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ये लिख के रख लो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आ जाइए जरा, यहां पे अगर हम देखें तो आगे क्या बनेगा? यहां पर आगे क्या कह रहे हैं कि अजय इज फेसिंग हेमंत, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय। तो हेमंत जो है अरविंद के कहां है? लेफ्ट में, और संजय के कहां है? राइट में। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में राइट होगा तो संजय हो जाएगा यहां पे, संजय हो जाएगा यहां पर, और अरविंद हो जाएगा यहां, और अरविंद हो जाएगा यहां। होगा नहीं होगा? देखो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो अरविंद के कहां है? लेफ्ट में, संजय के कहां है? राइट में, ठीक है। तो यहां पे संजय होगा, यहां पे अरविंद होगा, हेमंत यहां पर है, क्लियर। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद। सुमन जो है वह अरविंद के कहां है? राइट में है। तो जरा देखो अरविंद यहां पर बैठा है, ये तो उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है, तो यहां पे क्या हो, कौन हो जाएगा? सुमन हो जाएगी। यहां पे कौन हो जाएगा? सुमन हो जाएगी, क्योंकि राइट तो ये होगा ना एंटी क्लॉकवाइज में राइट। तो सुमन जो है अरविंद के राइट में है, तो यहां पे आ जाएगी। मनोज इज फेसिंग अरविंद। देखो अरविंद यहां पर है तो मनोज यहां पर होगा, अरविंद यहां पर है तो मनोज यहां पर होगा, क्योंकि क्या लिखा है कि मनोज का चेहरा किधर है? अरविंद के सामने है। तो भैया मनोज, अगर यहां पे अरविंद है तो मनोज यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हु इज नाउ सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज। मनोज ये है, मनोज के राइट में कौन बैठा है? तो मनोज के राइट में संजय बैठा है। अगर अजय की बात करें तो अजय जो है मनोज के लेफ्ट में है, हमसे राइट पूछा गया तो आंसर संजय आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्लियर है। क्योंकि जो आंसर आ जाएगा वो आपका संजय आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लॉजिकल वेन डायग्राम से।
लॉजिकल वेन डायग्राम में आप सेट्स के माध्यम से जो आपको वर्ड दिए जाते हैं, जो शब्द दिए जाते हैं, उनके बीच आप रिलेशन को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग डॉक्टर, मैन एंड एक्टर, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति डॉक्टर, आदमी और अभिनेता के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो अब देखिए यहां पे आपको ये चार आपके सामने ये कुछ फिगर दिए गए हैं, इसमें से आप बताना है कि कौन सा इनके बीच के रिलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो जो आपसे चीजें, जो आपसे वर्ड पूछे गए हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा ये आप पहले सोचिए। जैसे कहा गया भाई कि डॉक्टर, मैन एंड एक्टर। अब देखो तीन यहां पे वर्ड है तो तीन सर्कल है। अब जैसे यहां पर बात आती है तो भाई आदमी, अब कुछ आदमी आपके डॉक्टर भी होंगे, कुछ आदमी आपके जो है एक्टर भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई। कुछ आदमी ऐसे होंगे जो डॉक्टर होंगे, कुछ आदमी ऐसे होंगे जो एक्टर होंगे, कुछ आदमी ऐसे भी होंगे जो ना तो एक्टर होंगे ना तो डॉक्टर होंगे, ठीक है ना। और जो एक्टर होंगे वो डॉक्टर नहीं होंगे, जो डॉक्टर होंगे वो एक्टर नहीं होंगे। भाई जो आदमी डॉक्टर बनेगा उसको एक्टर की क्या जरूरत है उसको बनने की, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर होगा वह एक्टर नहीं होगा, जो एक्टर होगा वो डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, जैसे एक बात मेरी समझिए, अगर मैं दे दूं मेल और फीमेल तो आप दो अलग अलग सर्कल बना देंगे, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग हैं, मेल अलग वर्ग है, फीमेल अलग वर्ग है। लेकिन अगर मैं बना दूं कि फादर एंड मेल, अगर मैं बना दूं कि फादर एंड मेल, अगर मैं इसी को बना दूं कि फादर और एक मैंने कह दिया मेल, तो आपने कहा इसका सर्कल कैसे बनेगा, ये हो गया मेल, ये हो गया फादर, क्योंकि सारे पिता मेल होंगे, ये तो क्लियर है। फीमेल एंड मदर, तो सारी माएँ फीमेल होंगी, ये बात क्लियर है। तो अब जैसे यहां पर आपने कहा कि भाई आदमी मैन, अब कुछ आदमी आपके डॉक्टर होंगे, तो ये तो हो गया आपका मैन, ये सर्कल हो गया मैन का। कुछ आदमी डॉक्टर हैं तो ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया डॉक्टर, देखो कुछ के लिए। अब कुछ आदमी आपके एक्टर भी होंगे, ये हो जाएगा आपका एक्टर, क्लियर है। अब ये दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, तो भाई देखो ये दोनों आपके आपस में रिलेटेड नहीं होगा, तो आंसर सी मत दीजिएगा, सी आपका गलत होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों तीनों अलग अलग तो नहीं है, ठीक है ना। ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, डी होगा। आंसर कौन सा होगा, डी। कुछ आदमी डॉक्टर हैं, कुछ आदमी एक्टर हैं, कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो ना तो एक्टर है ना तो डॉक्टर। क्लियर है, समझ में बात आई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी जो है, डी में जो डायग्राम दिया गया है वो इनके रिलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे डाइस से पूछा गया है। किस टॉपिक से पूछा गया है, डाइस से पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन स्थितियां दी गई हैं डाइस की, ओके। 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग डॉलर। एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, डॉलर वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। अब एक चीज जरा समझो, डाइस हमेशा एक होता है, स्थितियां उसकी कितनी भी हो सकती हैं, 3, 4, 5, 6, जितनी भी चाहे उतनी हो सकती हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि एक डाइस में 6 सतहें होती हैं। अब यहां पर देखो 1 to 6 नंबर तो क्लियर होते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर उसमें कोई नंबर मिस भी है तो भी आप उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर नंबर के अलावा कोई डायग्राम, कोई सिंबल आ जाए, कोई डायग्राम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, तो 6 के 6 आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आपको डॉलर के अपोजिट पूछा गया है, ठीक है ना। अब ये 3 स्थितियां, 3 अलग अलग डाइस नहीं है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड स्थिति है और ये थर्ड स्थिति है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आती है कि क्या सर तीनों स्थितियां यूज करना होगा क्या, नहीं। आप किन्हीं भी 2 स्थितियों को लेकर के जो है अपने आंसर को निकाल सकते हैं। यहां पे केवल 2 रूल लगते हैं, जब मोर देन 2 कंडीशंस आती हैं, ठीक है ना, मोर देन 2 पोजीशंस आती हैं, तो आपके केवल 2 रूल लगते हैं। कौन कौन सा रूल, एक लगता है आपका कि 2 स्थितियां जो हैं उनमें कोई 1 नंबर कॉमन हो, या तो फिर उनमें कोई 2 नंबर कॉमन हो। जैसे यहां पे अगर मैं फर्स्ट या सेकंड ले लूं, अब नंबर की जगह यहां सिंबल है तो सिंबल कॉमन होगा भाई। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड ले लूं, मुझे निकालना है डॉलर का। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड लेता हूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड लेता हूं तो आप देखेंगे फर्स्ट में आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है।
फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये फर्स्ट ये सेकंड, यहाँ पे आपका डॉलर है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे स्टार है, ओके। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपका कुछ ऐसा सिंबल बना है, यहाँ पे डॉलर है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में डॉलर कॉमन है ना, दोनों में क्या कॉमन है, डॉलर दोनों में कॉमन है। जब डॉलर दोनों में जो कॉमन है उसको बेस मान के दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, दोनों को क्लॉकवाइज घुमाइए, देखिए क्या आएगा। तो डॉलर, डॉलर के बाद यहाँ पे क्या आएगा परसेंटेज, यहाँ पे क्या आएगा आपका स्टार, यहाँ से डॉलर ले लीजिए, डॉलर, डॉलर का क्या आएगा आपका प्लस, प्लस के बाद ये सिंबल आएगा। तो यहाँ पर देखो परसेंटेज के अपोजिट में क्या हो गया प्लस, स्टार के अपोजिट में ये सिंबल हो जाएगा। अब डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा, तो यहां पर देखो एक सिंबल आपका क्या प्रयोग हुआ है, ये एंड, एक सिंबल क्या प्रयोग हुआ है एंड। तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एंड हो जाएगा, डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आता अगर हम फर्स्ट और थर्ड लेते तो क्या आंसर नहीं आता, बिल्कुल आता। यहां पर देखो दोनों में स्टार कॉमन है, स्टार को आप कॉमन लेकर के और दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। उन दो स्थितियों को नहीं लेना जिनमें कोई भी नंबर या कोई भी सिंबल कॉमन ना हो, क्लियर है। तो यहां पर देखिए अगर मैं चाहूं तो क्या सेकंड थर्ड ले सकता हूं, बिल्कुल दोनों में क्या कॉमन है प्लस कॉमन है, आंसर आपका वही आएगा जो यहां पर आपने निकाला है, क्लियर। परसेंटेज का प्लस, स्टार का ये सिंबल, तो एक यहां पे बच गया देखो आपका एंड, तो डॉलर क्या हो जाएगा एंड, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक बात, जो जिसका अपोजिट होगा उसके बगल में नहीं हो सकता। जैसे देखो डॉलर का अपोजिट क्या है एंड, तो क्या डॉलर के बगल में कहीं एंड आपको दिखाई दे रहा है, नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या होगा, इसका आंसर जरा बताएं। यहां पे आपको जो है बताना है सेलेक्ट द ऑड वन आउट, विषम को चुने, कौन सा एक अलग है उसको आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्लासिफिकेशन से। किससे पूछा गया है, क्लासिफिकेशन चैप्टर से, क्लासिफिकेशन से अर्थात वर्गीकरण। तो यहां पे क्लासिफिकेशन में कैसे आपको क्वेश्चन करने होते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से तीन किसी प्रकार से समान है तो वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, फॉर्म एक ग्रुप। कौन सा एक ऐसा है जो इनमें से भिन्न है, जो इनमें से अलग है, जो इनमें से अलग है उसी को आपको यहां पे चूज करना है। जैसे डिक्शनरी दिया गया है, बायोग्राफी दिया गया है, एटलस दिया गया है, डिक्शनरी दिया गया है। तो अब एक चीज देखिए, डिक्शनरी शब्दकोश का समूह होता है, अल्फाबेट्स का समूह होता है, ठीक है ना, जो है बहुत सारे अल्फाबेट्स उसमें होते हैं। बायोग्राफी में किसी की जीवनी को लिखा जाता है, ठीक है ना। और एटलस बहुत सारी चीजों का समूह होता है, ठीक है ना। जो मानचित्र आप देखते हैं उसमें कोई एक जगह का वो मानचित्र नहीं होता, एक जगह का भी होता है, बहुत सारी जगहों का भी होता है, एक जगह में बहुत सारी चीजें समाहित रहती हैं। तो ये भी जो है काफी चित्रों का एक समूह होता है। डिक्शनरी डायरेक्टरी जो है वो बहुत सारे नंबर्स का समूह होती है। लेकिन जो यहां पर अलग होगा वो कौन होगा, बायोग्राफी, क्योंकि बायोग्राफी किसी एक आदमी पर जो है फोकस करती है कि हाँ भाई किसी ने अपनी बायोग्राफी रख दी, अपने बारे में लिख दिया, तो इसलिए जो इसमें भिन्न क्या हो जाएगा आपका बायोग्राफी। बाकी जो है जैसे आपका डिक्शनरी है, अल्फाबेट्स का कलेक्शन है, एटलस है आपके जो है ग्राफ्स का कलेक्शन है, कह सकते हैं बहुत सारे चित्रों का कलेक्शन है, ठीक है ना। डायरेक्टरी बहुत सारे नंबर्स का कलेक्शन है। लेकिन जो बायोग्राफी है वो किसी एक व्यक्ति पर फोकस होकर लिखी जाती है, ठीक है। जैसे आप अपनी जीवनी लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, आप कैसे आपने तैयारी की, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। ये वो वर्ड क्लासिफिकेशन था, ये नंबर क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑड वन वर्ड, विषम को चुने। 45, 60, 12, 32, 4, 88, 11। अब आपको एक सिंपल सी चीज दिख रही है, देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो अगर मैं यहां पर 40 को 5 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आपने कहा बिल्कुल। अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड करूं तो यहां कितना आ जाएगा आपका 5, आपने कहा बिल्कुल। अगर मैं 32 को 4 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा आपका 8। अगर मैं 88 को 11 से डिवाइड करूं तो यहां पे आ जाएगा 8। अब एक चीज जरा देखना, इन तीनों में आपका 8 आ रहा है, लेकिन इसको डिवाइड करने पे आपका 5 आ रहा है, इसलिए ये क्या है, उनसे अलग है।
बात समझ में आ रही भाई? सिंपल सी बात है, देखो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड, तो सारे के सारे हैं। तो जब हमने डिवाइड कर लिया तो देखो बाकी तीनों में जो आपका कोशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन इसमें कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। इसलिए ये तीनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये उस ग्रुप में नहीं आता, इसलिए ये इनसे अलग है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो है सिलोगिज्म चैप्टर से, न्याय निगमन जिसे हम बोलते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक बात को आपको ध्यान रखना होता है कि जो स्टेटमेंट है वो इसका किंग है, वो इसका राजा है। जो स्टेटमेंट कहेगा उसको आपको 100% सत्य मानना है, उसके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों ना, जो कहेगा वो 100% सही। देखिए दिया गया है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। दिए गए कथन को सत्य माने और तय करें कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से दिए गए कथन से निकाला जा सकता है। अब देखिए यहां पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर उसके आधार पे आपको क्या दिए गए हैं, यहां पे कंक्लूजन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन आपका निकलेगा, इससे आंसर आपको ए बी सी डी के आधार पे देना है। तो अब यहां पर जरा एक चीज समझो, यहां पे जो है क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीज आपको बता दूं कि आपका जब सिलोगिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो 3 वर्ड आपके मेन होते हैं, एक सम, एक ऑल, एक आपका नो एनी। क्या क्या मेन होते हैं? देखो एक वर्ड आता है आपका सम, एक वर्ड आता है आपका ऑल, और एक वर्ड आता है आपका नो एनी, ठीक है ना। जैसे अब इसको डायग्राम कैसे बनता है जरा उसको समझ लो। जैसे मैं स्टेटमेंट लेता हूं, मैंने कहा सम बी आर सी, मैंने कहा सम बी आर सी, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसका सम के लिए डायग्राम हमेशा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, कि ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका सी। सम बी आर सी का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। दूसरी बात, जितना कथन आपसे कहे, जो चीज आपको पता है वो तो आपकी 100% हो गई। वैसे उसने कहा सम बी आर सी, किसी ने आपसे पूछा सम सी आर बी, आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि स्टेटमेंट में कह रहा है कि सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं तो कुछ सी बी हैं, ये तो 100% सही है। तो जो कथन जितनी जानकारी आपको दे रहा है, जो जानकारी आपको है वो तो 100% हो गई, और जो जानकारी नहीं है उसके बारे में आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो कंक्लूजन होगा वो भी 100% सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ऑल के लिए कैसा डायग्राम बनेगा, जैसे कह दिया जाए ऑल ए आर बी, कह दिया गया ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट आ गया ऑल ए आर बी। तो यहां पे देखो ऑल ए आर बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सभी ए बी हैं, तो ए का पूरा सर्कल बी के अंतर्गत आएगा। अब इसको ऐसे समझो, ए छोटा सर्कल, बी बड़ा सर्कल, तो छोटा सर्कल बड़े सर्कल में सम और ऑल दोनों पार्ट आता है, अर्थात ऑल ए आर बी ये भी सही है, सम ए आर बी ये भी सही है। लेकिन जो बड़ा सर्कल होता है, छोटे सर्कल में कुछ पार्ट आता है, ऑल बी आर ए ये गलत है, सम बी आर ए ये आपका सही है। क्लियर? तीसरी बात करते हैं नो एनी की। जैसे स्टेटमेंट दे दिया जाए नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, तो ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका सम के लिए इस प्रकार से आपका डायग्राम बनता है, ऑल के लिए इस प्रकार से, नो एनी के लिए इस प्रकार से। क्लियर? अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए स्टेटमेंट क्या पढ़ रहा है, क्या कह रहा है, जरा उसको पढ़ लेते हैं। डायग्राम जो बनेगा वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल पोएट्स आर डे ड्रीमर्स, सभी कवि दिवा स्वप्न देखने वाले हैं, अच्छी बात है। ऑल पेंटर्स आर डे ड्रीमर्स, सभी पेंटर दिवा स्वप्न देखने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। कंक्लूजन है पहला कि ऑल पेंटर्स आर पोएट्स, सभी पेंटर कवि हैं। दूसरा कह रहा है कि सम डे ड्रीमर्स आर नॉट पेंटर्स, कुछ दिवा स्वप्न देखने वाले पेंटर नहीं हैं। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं
तो क्या कह रहा है कि ऑल पोएट्स आर डे ड्रीमर्स। तो ये सबसे पहले हमने एक सर्कल बना दिया डे ड्रीमर्स का। ये किसका हो गया? डे ड्रीमर्स का, ठीक है ना, डे ड्रीमर्स का हो गया, दिवा सपने देखने वाले का, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या है आपका ERS आएगा, डे ड्रीमर्स ERS, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑल पोएट्स, तो यहां पे देखो ये आपने पोएट का बना दिया, ऑल पोएट्स आर डे ड्रीमर्स। दूसरा कह रहा है कि ऑल पेंटर्स आर डे ड्रीमर्स। यहां पे आपने एक सर्कल और बनाया, ये सर्कल था पेंटर्स का, ये सर्कल था पेंटर्स का। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पोएट में और पेंटर्स में कोई रिलेशन नहीं है। सभी पोएट दिवा सपने देखने वाले हैं, वो ठीक है, सभी पेंटर दिवा सपने देखने वाले हैं, ये तो आपका स्टेटमेंट कह रहा है। स्टेटमेंट ने कहीं भी पेंटर और पोएट के बारे में हमें कोई जानकारी के रिलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अब जरा जाइए अपने निष्कर्ष पे। पहले क्या कह रहा है? ऑल पेंटर्स आर पोएट्स, बिल्कुल गलत, पहला बिल्कुल गलत, क्योंकि पेंटर और पोएट के बारे में हमें कोई भी जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई। जब नहीं दी गई तो आपका पहला गलत। दूसरा कह रहा है कि सम डे ड्रीमर्स आर नॉट पेंटर्स, कुछ दिवा सपने देखने वाले पेंटर नहीं हैं। अब देखो सम डे ड्रीमर्स आर पेंटर्स, ये तो सही है, लेकिन कुछ हैं कि नहीं हैं इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो फिर दूसरा भी गलत, दोनों के दोनों गलत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला ना दूसरा अनुसरण करता है। तो दोनों के दोनों गलत। भाई देखो पेंटर्स और पोएट्स में के रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं बताया गया। जब नहीं बताया गया तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए पहला गलत। दूसरे के बारे में नहीं बता, हमको ये तो बताया गया, भाई ये तो निकल आएगा कि कुछ डे ड्रीमर्स पेंटर्स, लेकिन कुछ हैं कि नहीं है, ठीक है ना, कुछ हैं ये तो क्लियर है, लेकिन कुछ नहीं है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। इसलिए जो है चूंकि इसके बारे में कुछ भी आपका हाँ पॉसिबिलिटी में होता तो हो सकता था कि भाई कुछ सम डे ड्रीमर्स आर नॉट पेंटर्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो हाँ ये सही हो जाता। लेकिन यहां पे कह रहा कि 100%, तो ये आपका गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका किससे पूछा गया है? ये पिक्चर रीजनिंग से पूछा गया है। कंप्लीट फिगर, आपको जो यहाँ पे पैटर्न एक दिया गया उसको आपको कंप्लीट करना है। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 ऑप्शंस which when placed in the blank space would complete the pattern। 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो रिक्त स्थान में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगी। अब देखिए कौन सी ऐसी आकृति है जिसको हम यहाँ पे रखें तो पैटर्न हमारा जो है इस आकृति का पूरा हो जाए। आपको पहले उन आकृतियों को यहाँ से निकालना है, ठीक है ना, जो आंसर नहीं हो सकती। जैसे पहले हम अपने फिगर को जो यहाँ पे देखते हैं, भाई क्या है, देखिए फिगर कुछ ऐसा बनना चाहिए। यहाँ पे ये फिगर कुछ ऐसा आएगा, देखो ये यहाँ पर ऐसे और ये यहाँ पे ऐसे, ऐसे आएगा। तो ये लाइन यहाँ पर जो है आपकी ब्लैक आएगी इस प्रकार से। ये लाइन ऐसी कुछ ब्लैक आएगी, नहीं आएगी बताओ? ये लाइन कुछ ऐसी ब्लैक आएगी इस प्रकार से, ठीक है ना। ये लाइन कुछ ऐसी आपकी ब्लैक होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, आपने कहा बिल्कुल। देखो भाई यहाँ पे जो है, तो मैं अगर बात करूं तो यही तो होगा भाई। यहाँ पे जो है ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से ब्लैक आएगा, ठीक है ना। जब इस प्रकार से ब्लैक आएगा तो आप मुझे बताएं क्या ए और सी जो है आंसर हो सकते हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए जो है इस प्रकार से आपका बनेगा। किस प्रकार से? देखो भाई एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो पहले ये बड़ा था, फिर इससे ये छोटा हुआ, इसे दो अंदर गया, फिर अंदर गया। अब अगर देखें तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा, है ना, ये नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ पे ऐसे गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पैटर्न कहीं इसका अपोजिट नहीं है ना भाई। ये पहले बड़ा था, फिर इससे छोटा हुआ, फिर ये छोटा हुआ, फिर ये और छोटा होगा, फिर ये और छोटा होगा। यहाँ पे ये ऐसे आएगा, ऐसे, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ आएगा ब्लैक वाला, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसे। देखो ना भाई, ये यहाँ से और अंदर चला गया, ये यहाँ से अंदर चला गया, तो ये यहाँ से अंदर चला जाएगा। ये होगा, देखो ये ब्लैक, ऐसा पार्ट होगा, वो नहीं होगा, सॉरी,
क्योंकि देखो यहां पर देखो ना ये कम हो रहा है, देखो यहां पे पहले इस प्रकार से, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो इसलिए जो है ये तो नहीं होगा, इस प्रकार से बनेगा। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहां पे आंसर बी और डी तो नहीं होगा, यहां पे आंसर बी और डी तो नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, ए और सी। अब जरा देखो ए और सी में भाई कौन सा सही होगा। तो आपने कहा कि अगर हम आगे बात करें तो यहां पर जो है 3 लाइनें ये होनी चाहिए, 3 लाइनें देखो इसमें भी हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 3 लाइन यहां भी है, यहां भी है। इसमें जो केवल जो ये सर्कल के ऊपर यहां पर ये है, इसमें डिफरेंस है। देखो अब एक चीज जरा समझना, इसका दोनों का जो, अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है, जो ये लाइन के ऊपर जो ये आपके ये सर्कल ऐसे घुमावदार बने हैं, इनका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। देखो इधर जो है अगर इस साइड में है तो इनके जस्ट अपोजिट में है, तो यहां पर अगर इधर है तो इनके जस्ट अपोजिट में, तो आंसर सी होगा, आंसर ए गलत होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इन दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, इसका डायरेक्शन अलग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया? वो यहां पे बड़ी लाइन नहीं होगी, ठीक है ना, पहले हम लोगों ने गलत सोच लिया था, तो अब हमारा सही हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि ये जो ब्लैक वाला लगातार घट रहा है, देखो पहले ये बड़ा था, फिर छोटा हुआ, यहां से आ गया ना, यहां से, फिर देखो ये यहां से आ गया, तो अब ये यहां से आएगा, ठीक है, ये लगातार घट रहा है, इसलिए आंसर बी और सी तो नहीं होगा, आंसर ए और सी में से कौन सा होगा आपका? सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन पूछा गया है, सन्निहित आकृति से। ये भी आपका नॉन वर्बल से क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन इन विच द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। दिए गए विकल्पों में से उस एक का चयन करें जिसमें दी गई आकृति इसके भागों में से एक के रूप में बिल्कुल सन्निहित है। अब देखिए जो है ये आपके सामने फिगर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। इसमें आपको क्या है, जो ये फिगर दिया गया है ना, ठीक है ना, ये सेम फिगर किस डायग्राम में है ये आपको बताना है। ये जो डायग्राम आपको दिया गया है ये सेम फिगर ए बी सी डी में से किस में है ये आपको बताना है, किस में सेम यही डायग्राम एम्बेडेड है, छुपा हुआ है। जरा देखें, अगर मैं पहले की बात करूं तो क्या फर्स्ट में ये डायग्राम मिलेगा? तो आपने कहा फर्स्ट में देखो ये लाइन है ऐसे, तो ये लाइन तो यहां से ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना, तो इतनी लंबी तो है नहीं, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अगर हम सेकंड की बात करें बी में, तो बी में देखो यहां पर ये लाइन आ जाएगी, फिर इसके बाद ये लाइन नहीं आ जाएगी, क्योंकि भाई यहां से अगर यहां तक भी ले लेते हैं, चलो ठीक है, तो भी यहां से देखो ये यहां से तो बन जाएगा, ठीक है, यहां तक बन गया, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ये आएगा, नहीं इसमें भी नहीं है, बी में भी नहीं है। अगर हम सी की बात करें तो सी में देखो, सी में यहां से ये आ जाएगा, फिर यहां से ये आ जाएगा, फिर ये वाली लाइन नहीं है यहाँ पे, सी में भी नहीं, तो आंसर कौन सा होगा? डी होगा। फिर आंसर कौन सा होगा? डी होगा फिर, ठीक है ना। जब भाई इन तीनों में नहीं है तो फिर आंसर डी तो आपका सही होगा। देखो यहाँ पे अगर देखें तो ये लाइन यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ से फिर ये ऐसे होगा, फिर ये आपका ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे बनेगा, और ये लाइन देखो ऐसे बन जाएगी। ये पूरा का पूरा डायग्राम कुछ ऐसा मिलेगा आपको। तो डी में जो है ये आकृति आपकी सन्निहित है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिरर इमेज टॉपिक से, ठीक है ना। किससे पूछा गया? मिरर इमेज टॉपिक से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इफ ए मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन mn देन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यदि mn रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा चित्र दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। अब देखिए mn पर आपको एक दर्पण रखना है, तो एक बात जरा समझो, दर्पण हमेशा एक होता है, उसको रखने के दो तरीके होते हैं। एक जो है इस प्रकार से जब आपका दर्पण रखा जाता है तो ये होता है आपका वर्टिकल, ये तरीका है आपका वर्टिकल। और जब आपका दर्पण कुछ ऐसा रखा जाता है, अगर ऐसा दर्पण रखा है तो ये तरीका है आपका हॉरिजेंटल, ये तरीका है आपका हॉरिजेंटल, ठीक है ना। अब एक चीज मेरी समझो, अगर कभी भी आपका मिरर वर्टिकल रखा है तो इस बात को ध्यान देना है कि लेफ्ट बदलता है राइट से, एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट, और राइट बदलता है लेफ्ट से। लेकिन
अप एंड डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, अप एंड डाउन में नो चेंजमेंट। अगर आपका मिरर हॉरिजेंटल रखा है तो अप बदलता है डाउन से, अप बदलता है डाउन से, और डाउन बदलता है अप से, डाउन बदलता है अप से, लेकिन लेफ्ट एंड राइट में कोई चेंजमेंट नहीं होता। अब देखो ये जो आपका मिरर है ये वर्टिकल रखा है, ये वर्टिकल रखा है तो लेफ्ट राइट तो बदलेगा, लेकिन आपका जो है अप डाउन नहीं बदलेगा। तो अब यहां पर देखो लेफ्ट राइट की अगर हम बात करें तो जो अब देखो भाई, जो जिसके पास है, जो मिरर के पास में है वो पास दिखाई देगा, जो दूर है वो दूर दिखाई देगा। तो ये वाला पार्ट पास में है तो ये इधर दिखाई पड़ेगा, ये दूर है तो दूर जाएगा। अब देखो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हो सकता है, बिल्कुल। यहां पे देखो अगर मैं बी की बात करूं तो लेफ्ट राइट भी ध्यान देना, लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट राइट बदलेगा लेकिन अप डाउन नहीं बदलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उसको देख लेता हूं जो आंसर मेरा हो ही नहीं सकता। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आंसर डी तो होगा ही नहीं, डी तो आंसर होगा नहीं। अब अगर मैं देखूं तो देखो यहां पे क्या ए हो सकता है, ए बी और सी तीनों में क्या डिफरेंस है जरा इसको देखना है। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पे देखूं तो भाई लेफ्ट राइट देखो बदलेगा, तो लेफ्ट राइट जब बदलेगा तो ये वाला पार्ट इधर दिखाई पड़ेगा, तो ये इसके साथ में रहेगा, ये इसके साथ में जब रहेगा तो आपका आंसर बी तो नहीं होगा। बी में देखो, बी में देखो ये इससे क्या है, दूर है, ये इसमें चेंजमेंट हो गया, इसका लेफ्ट राइट तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा ना, ये इधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आंसर आपका बी तो नहीं, सी देखो होगा क्या, सी की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो जो ओम की आकृति है, ओम की आकृति कुछ ऐसी है, तो ये जब लेफ्ट राइट आपका बदलेगा तो ये इधर की तरफ दिखाई पड़ेगा, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ दिखाई पड़ेगा, और इधर की तरफ जब दिखाई पड़ेगा तो इन दोनों में देखो सेम है, ठीक है ना। ये जो है ये इधर है तो ये इधर की तरफ दिखाई पड़ेगा, ऊपर की तरफ। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पर देखो ए और सी में कौन सा आपका सही होगा, ए और सी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ए सही होगा। कौन सा ए, देखो यहां पर जो ये जो है इधर इसके ज्यादा नजदीक है ना, ये वाला, ये वाला पार्ट इसके ज्यादा नजदीक है, तो जब यहां पर आएगा तो अब जो है ये इधर की तरफ है ना ऐसे, तो ये इधर जाएगा, ठीक है ना। जब इधर जाएगा तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा आपका, वो आंसर आपका सी आएगा, क्योंकि भाई जब इधर है तो इधर ही रहेगा, ठीक है ना। ये पार्ट जो है इधर है, जब आप इधर लेके जाओगे तो लेफ्ट राइट ऐसे बनेगा, तो यहां पे जो आंसर होगा आपका ए होगा, सॉरी सी नहीं, सी आपका गलत है। क्या हो जाएगा आपका, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखो एक बार और सही से चेक कर लेते हैं भाई कुछ गलत तो नहीं है। देखो यहां पर जब ये जाएगा तो ये दूर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो बी और डी तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। ए और सी में अगर हम देखें तो ये पार्ट जब ऐसे बदलेगा तो इसका भी तो लेफ्ट राइट बदलेगा, तो जब लेफ्ट राइट बदलेगा तो ये इधर की तरफ झुकेगा ना, तो ये जो है इसके पास में आएगा, इसके पास में, ठीक है ना। जब इसके पास में आएगा तो एक मिनट रुकना, ये नहीं होगा फिर, सॉरी यार, ये इसका जो आंसर होगा सी होगा, इसका जो आंसर होगा सी होगा, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो जो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसके नजदीक में नहीं आएगा, इसके नजदीक में पहले था, इसके नजदीक में पहले था, अब इसका लेफ्ट राइट बदलेगा तो भी इसके नजदीक में आएगा। जब इसके नजदीक में आएगा तो देखो यहां पर आएगा, यहां पर देखो इसके नजदीक में, ठीक है ना, इसके नजदीक में आ जाएगा, इसलिए जो आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा, ए आपका गलत होगा, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।